लिखने का आलम यूं ही चलता रहा, मैं किस दर पर रहा ये मुझे बताता रहा। बहक न जाऊं ये कलम का शब्द मुझे सिखाता रहा, शायर कलम को अपना हथियार बताता रहा। जी हाँ, ये लफ्ज़ मेरे नहीं, ये जनाब रविंद्र सिंह जी के हैं। आपका फिर से स्वागत है हमारे ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम ही है एक ख़ास मुलाकात ख़ास शख्सियत के साथ। मैं हूँ गीत और मेरे साथ हैं किरण। तो सर मैं एक बात आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा। आप इतना अच्छा लिखते हैं, जैसे अभी आपने रिसेंटली अभी ये जो गीत जी ने शेर बोला है आपने अभी लिख के बताया है। जी जी। तो आपने इतना सब कुछ लिखा और फिर देन आप लाइफ कोच बने जी। तो आपकी उस जो आपकी काबिलियत है लिखने की जी, उसने कितना आपका हेल्प किया लाइफ कोच बनने में? और सर आपकी वो जर्नी कैसी रही एक राइटर से एक लाइफ कोच तक की? जी, सबसे पहले एक लाइफ का वर्ड समझते हैं। लाइफ मतलब जिंदगी। एक जुमला में मतलब सुनिएगा, बड़ा अच्छा है। कहते हैं जिंदगी सबको मिलती है लेकिन जिंदगी का जायका किसी किसी को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। मेरी यही सोच है कि लोगों को जिंदगी का जायका दिया जाए। कुछ लोगों को जिंदगी का जायका मिलता है और जिनको जायका मिलता है उनको आनंद बहुत आता है। तो जब लाइफ की बात करते हैं तो जिंदगी मतलब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि मान लीजिए पेन है, तो अगर मैंने इस पेन को उठाया, मैं इसको ऐसे करूँ, क्या ये मुझे कुछ कह रहा है कि ऐसे मत करो? लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति को उठाऊँ और ऐसे करूँ तो वो मुझे कहेगा? बिल्कुल, क्योंकि उसमें एहसास है, उसे फील होता है। तो जिंदगी सेम वैसी है। जब एहसास है तो एहसास अगर आप अपने दिल से पन्नों पर उकेर देते हैं और फिर जब आप लाइफ कोच बनते हैं या लोगों की ज़िंदगी में एक आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं मसलों को हल करने के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है स्ट्रेस लोगों में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ता जा रहा है। तो उसको कैसे आप कभी देखते हैं कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? मौसीकी के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लोग फिल्मों में देखने जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। मेरा ये मकसद है एक्चुअल में कि एक अच्छा रिलैक्सेशन आए, एक लंबे समय का, एक टेम्परेरी फेस ना आए। तो लाइफ कोच की जर्नी वहीं से शुरू हुई कि अल्फाजों को जब लिखते लिखते मैंने सोचा कि लोगों में काफ़ी दर्द भी है बहुत सी चीज़ों को लेकर, तो क्यों ना जो ईश्वर ने ये गुण दिया जिसके लिए मैं एक बड़ा नतमस्तक होकर उन्हें नमन करता हूँ, तो क्यों ना ये लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जाए, क्यों ना उनकी ज़िंदगी में कुछ अल्फाज एहसास जो रह गए हैं, जो वो मुकम्मल नहीं समझते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। तो वो जो गुण मुझे मिला, तो उसी के साथ ये लाइफ कोच की जर्नी, यानी कि लोगों के एहसास को समझकर उसको सही चैनलाइज करने का। और इसमें मैं ऐड करता चलता हूँ छोटी सी बात। कहते हैं जी क्रोध और प्रेम दो एहसास होते हैं आदमी के, एंगर एंड लव। कहते ये सबसे ही खतरनाक इमोशंस है, या तो ये आदमी को बना देंगे या ये आदमी को तबाह कर देंगे। तो इसी पर फिर काम करते हुए मैं आगे बढ़ा और आगे ये जर्नी चली। तो एज ए लाइफ कोच आप लोगों की मदद कैसे करते हैं? ओके जी, इस पे हम सबसे पहले जैसे अलग अलग सेशंस करते हैं, जैसे FNGF स्टूडियो में आज यहाँ पर भी एक सेशन हमने किया, तो स्टूडेंट्स के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ, तो हम सेशन करते हैं। उनकी पहले तो समस्या को समझते हैं, एक तो पर्सनल सेशन होते हैं इंडिविजुअल। जब हम एक लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उन्हें बताते हैं कि ज़िंदगी असल में है क्या। तो जैसे जैसे उनका फ़लसफ़ा उनको पता लगने लगता है, उनके एहसासात उनको पता लगने लगते हैं, तो वो उसको जीने की एक कोशिश करने लगते हैं। ये एक किक जैसा है। कहते हैं कि एक बाइक को आप स्टार्ट करते हैं, किक देते हैं, तो पहली किक मुश्किल होती है, उसके बाद बाइक जब चलने लगती है तो आपको ड्राइव करना होता है। तो सर आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप सेशन करते हैं? आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलते होंगे जो आपसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस करते होंगे, तो आपको कुछ ऐसा कभी लगा किसी ने बहुत अटपटा सा क्वेश्चन किया है, आपके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल रहा है? मैं आज ही बात कर रहा था, तो एहसास ऐसे होता है कि आज मैं बात कर रहा था कि देखिए हर आदमी ज़िंदगी के हर फेज से गुजरता है, हम भी गुजरे हैं। ज़िंदगी को शुरू करते वक्त दो चीज़ें होती हैं, मैं क्वेश्चन का जवाब भी उसी में दूंगा कि माँ बाप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करते हैं। कई बार माँ बाप इतने रूड हो जाते हैं कि आजकल आपको पता है सुसाइडल केसेस इस तरह की चीज़ें बढ़ने लगी हैं। तो एक बार हमने भी कुछ ऐसा किया तो मतलब कुछ ऐसी गलती हो जाती है, आदमी ज़िंदगी में कर बैठता है, कुछ सही काम नहीं, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया, हमें बताया, ना कि डांटा। उसके बाद हमने ये एहसास किया कि कहीं ना कहीं तो वो ठीक कह रहे हैं। और कभी कभी हम अपने ही लोगों को अपना
दुश्मन समझने लगते हैं, जो कि समाज में होने लगता है और फिर बाहरी तत्वों ने ख़राब करने लगते हैं। तो जब तक क्वेश्चन की बात है तो मेरे लिए एक ही क्वेश्चन आया कि उन्होंने पूछा कि सर इतनी चीज़ें आप बता रहे हैं, तो आपने वही बात जो हमने शुरू की थी, तो क्या आप इस सब वाक़ये से गुजरे हैं? तो कुछ मैं इसका जवाब बड़ी शिद्दत से देना चाहूँगा कि कुछ वाक़यों से हम गुजरे भी होते हैं और कुछ वाक़यों को हमने अपनी ज़िंदगी में जिया भी होता है। जब हमने जिया है तब हम बता सकते हैं कि उससे ओवरकम कैसे किया जाता है। जैसे हमने बॉडी को टेस्टेड किया, या हम एक समय पे मैं 2 से 3 दिन कमरे में बंद रहा लिखते वक्त और पूरे अपने आप को आइसोलेट किया उन चीज़ों को, और मैंने उन्हें भी समझाया कि ये डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, अवसाद में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए अगर हमें कुछ कष्ट भरे उत्तर देने भी पड़े तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। जी सर, एज एन लाइफ कोच जब आप सेशन लेते हैं तो आपके जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, एक तो होता है इमोशनल मैनेजमेंट, क्योंकि सारा समाज, खास करके इंडो पाक जो ट्रेडिशन है हमारा, अगर कहते हैं ना कि अगर हम देखिए, अब हमारी सेना भी जब युद्ध लड़ती है तो हम उद्घोष करते हैं, जय घोष का नारा करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारा जो समाज है वो भावनाओं से बहुत जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि भावनाओं के बाद भावनाएं ही कारण है कि विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। अगर ये भावनाएं ना हो तो हम जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इमोशनल मैनेजमेंट, ये मैं एक टॉपिक कवर करता हूँ। दूसरा, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिप्रेशन अगर है तो। तीसरा हम टॉपिक कवर करते हैं कि ज़िंदगी की में कर्म का क्या महत्व है। जैसे कृष्ण जब उपदेश देते हैं पार्थ को, वो सारथी हैं, वो सारथी बने हैं और उपदेश देते हैं कि मैंने तुझे अब उपदेश दे दिया है, मैंने तुझे समझा दिया है, शस्त्र उठाना ना उठाना अब तेरा कर्तव्य है, तेरा कर्म है। वो ये नहीं कहते कि मैं करूं, वो कहते मैंने तुझे बता दिया। वो ईश्वर हैं, वो चाहे तो समाप्त कर सकते थे, लेकिन वो नहीं, वो कहते तू उठाएगा। और इसी पे एक छोटा सा एक चीज़ ऐड कर देता हूँ बड़ी अच्छी, कि हम लोग कहते हैं कि कर्म, लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो बुरे कर्म भी ईश्वर करवाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं सबको मुखातिब होकर ये बताना चाहूँगा कि अब बुरे कर्म भी ईश्वर करवाता है, नहीं, ईश्वर ने इच्छा आपके हाथ में दी है। ये कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि ये निर्जीव है, इसकी कोई इच्छा नहीं। आप बोलेंगे क्योंकि आप सजीव हैं। अगर आपके हाथ में इच्छा ही नहीं तो फिर इसमें और आस में कोई फर्क ही नहीं है। तो ईश्वर ने आपको सजीव बनाया है, तो इच्छा आपके हाथ में। कर्म का महत्व तो बताता हूँ अपने टॉपिक्स में, इमोशनल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आई कहाँ से? ये एक बाय प्रोडक्ट है। हमने अपनी ज़िंदगी को पहले इस तत्व पे ला दिया कि स्ट्रेस बन गई। अगर हम जीवन को सही से चलें, अगर प्राकृतिक जैसे सूर्य उगता है, सूर्य से पहले उठें, व्यायाम करें, सही भोजन करें, सच्चा इतिहास पढ़ें, साहित्य पढ़ें, चीज़ों को लेकर चलें, धर्मशास्त्र के मुताबिक ज़िंदगी का पालन करें। ठीक है, कई चीज़ें मुश्किल भी हैं, लेकिन प्रयास तो करना होगा। स्ट्रेस से तो बेहतर है, और जो आपकी जान ले जाए वो तो उससे तो बेहतर ही है। पूछिएगा कभी किसी व्यक्ति से जिसने ज़िंदगी को खो दिया हो, जिसने अपने किसी को खो दिया हो, उससे पूछिएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है, वो बताएगा कितना ज़रूरी है। एक समय आप मान लीजिए एक आपके पास 2 करोड़ रुपए पड़े और मैं बोलूं किरण की ज़िंदगी 2 दिन है, आप कहोगे ज़िंदगी दे दो 2 करोड़ की, कोई बात। बिल्कुल सही बात है। ज़िंदगी है तो वो है, तो भी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपने कुछ वर्ड यूज़ किए थे कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा जी, और क्रोध और प्यार, प्रेम जी। तो उस पे मुझे एक लाइन याद आ गई, कहीं सुना था मैंने कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा प्यार की पनाहों में छुपा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई में ऐसा है? ज़िंदगी का फ़लसफ़ा प्यार की पनाहों में छुपा है, ये आप कहते सही हैं, लेकिन प्यार की पनाहों में गुनाहों की कोई जगह नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। प्यार की पनाहों में कहते एवरीथिंग इज, मैं इससे थोड़ा सा मतलब मुख्तलिफ एहसास रखता हूँ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। क्या मतलब है इसका? आप लव में मार दो किसी को, ऐसा नहीं है। आप प्यार की पनाहों में गुनाहों, प्यार का असल लफ्ज का मतलब ही नहीं समझ पाए आप उसको समझ ही नहीं पाए। ये एक रूह से रूह का ताल्लुक है जिसमें आप महसूस करते हैं। प्यार का मतलब क्या है? आप एक उस पल को महसूस करें जिसमें अपने अंदर एक खुशी के आवरण को आप लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आप वही मिस कर रहे हैं और वही प्यार अगर आपके लिए कष्ट बन रहा है,
आप कहते प्रेम में कष्ट है, तो वो प्रेम नहीं है, फिर वो इन्फेचुएशन है, आकर्षण है, मिथ्या है। तो प्यार कहते हैं कि जिंदगी की पनाहों में प्यार, मतलब वो मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन उसमें गुनाह की जगह नहीं है, उसमें समर्पण की जगह है, उसमें वात्सल्य की जगह है। जैसे सत्यभामा के सामने में कृष्ण खड़े हैं और 16,000 गोपियों का अपने आप में समा लेते हैं, कहते हैं मैं इनका पालक बनूंगा, और सत्यभामा उनकी देवी है, देखती हैं समर्पण के रूप में। प्यार एक रूप में कृष्ण जाते हैं, अरे द्वार पहलो कन्हैया से कह दो, सुदामा आ गए हैं, सब कुछ छोड़कर नंगे पांव कृष्ण दौड़ते हैं। ये प्रेम की लीला है, ये प्रेम है। आप जो समझ रहे ना, असल में हमने प्रेम का मकसद ही कुछ अलग बना लिया है। हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक बताते हैं, तो उसकी परिभाषा बदल दी है। क्यों? क्योंकि हम अब बिजनेस कर रहे हैं उसका, असल नहीं है ये।